नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जो वर्णमाला से संबंधित हमारा छूटा हुआ पार्ट था। वो मात्र 10-5 मिनट का है वीडियो, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये उसमें छूट गया था, कल हम इसको जो है पढ़ा नहीं पाए थे, तो उसका जो छूटा हुआ भाग था, यानी कि आज आपका वर्णमाला टोटल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वर्णमाला में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है कि आपका जो वर्णमाला में छूटा हो। अगर छूटा है तो आप पूरी वीडियो आप हमारा चेक कर लीजिए। अगर कोई भी पॉइंट, एक भी पॉइंट अगर छूटा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये चौथा टॉपिक क्या है, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हम इससे पहले आपको पढ़ा रहे थे ये घोष और सघोष या घोष के बारे में बता रहे थे। तो इसमें हमने आपको पहले बताया था कि ये अघोष में हमने बताया था कि पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि पहला का मतलब क्या है कि क वर्ग के जितने भी, या क के नीचे क च ट त प, ये सभी जितने भी हैं ये सभी प्रथम वर्ग के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा सा हम रफिंग कर देते हैं। यानी कि क च ट त प, ये सभी क वर्ग यानी पहले वर्ग को कहते हैं। इसके बाद होता है ख, छ, ठ, थ और फ, ये दूसरे वर्ग के होते हैं, यानी कि दूसरे नंबर के हैं वर्ण। इसी प्रकार से अगर हम ये पूरा वर्ण लिखें, वर्ण को पूरा लिखते हैं तो ग, घ, अंगा आता है, च, छ, ज, झ, ये आ जाता है, फिर ट, ठ, ड आ जाता है, ढ और अड़ आ जाता है, त, थ, द आ जाता है, ध और न आ जाता है, प, फ, ब और भ और म आ जाता है। अब देखिए, रफ वर्क हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको बताना है कि ये पहले वर्ग वाले हैं, पहले वर्ग के लोग हैं, ये दूसरे वर्ग के लोग हैं, इनको हम कहेंगे तीसरे वर्ग के लोग, ये चौथे वर्ग के, ये पांचवें वर्ग के। तो इस प्रकार से 5 वर्ग में हम बांटते हैं। जैसे हमने आपको पहले दिन हमने ये बताया कि यह अघोष क्या है, सघोष क्या है। तो अघोष में हमने आपको ये बता दिया था कि पहले और दूसरे वर्ण प्लस जो जितने भी ऊष्म वर्ण है ये सभी अघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि जो है घोष और सघोष दोनों एक ही होते हैं। तो सघोष और घोष, इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो पहले और दूसरे को छोड़ करके ये तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ये सभी यहाँ से ये तीनों लाइन किस में आते हैं, घोष या सघोष में, ये तीनों लाइनें आ जाती हैं। इसके बाद हमने ये बताया था कि जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं, जैसे ये र, ल, व, ये सभी भी किस में आ जाते हैं, घोष और सघोष में आ जाते हैं। इसके अलावा हमने है को भी बताया था, है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किस में आता है, तो ये है आता है घोष वाले में, घोष वाले में है को आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने अड़ और ढ को हमने बताया था, ये भी उसी में आते हैं। अब इसके बाद, अब इससे आगे जो हमारा टॉपिक है, आज हमको बताना है श्वास, या इसी को प्राण कहते हैं, की मात्रा के आधार पर, यानी कि श्वास या प्राण। तो अगर पूछ दिया जाए कि प्राण की मात्रा के आधार पर, तो ये प्राण की, यानी कि श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर ये 2 प्रकार में बांटा गया है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं आप जानते हैं कि एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, तो इसके बारे में देख लीजिए कि अल्प मतलब होता है थोड़ा, यानी कि अल्प मतलब थोड़ा, अब महा मतलब बड़ा। अब आइए बात करते हैं, पहला नंबर अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण के बारे में हम बात करें तो इसमें जो पहले वर्ग वाले हैं, यानी कि ये पहले वर्ग वाले, ये पहले वर्ग यानी क, च, ट, त, प, तो इसको कहेंगे पहला वर्ग। अब इसके बाद तीसरा वर्ग कौन कौन से हैं, ग, ज, ड, द, ब, ये तीसरे वर्ग के लोग हैं, ये वाले, ये तीसरे वर्ग, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है।
और इसके बाद पचवें तो अंग ये रे न म ये पचवें वर्ग के लोग हैं। तो इन सभी को यानी कि पहले वर्ग के लोग, तीसरे वर्ग के लोग और पांचवें वर्ग के लोग, ये जितने भी अक्षर हैं यानी कि पहले वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पहले वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग ये तीनों किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण। अल्प मतलब थोड़ा थोड़ा प्राण। पहले आप समझ लीजिए, अभी हम ट्रिक बता देते हैं आपको याद करने का। इसका फर्स्ट क्लास ट्रिक अभी हम समझा देते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए बाकायदे से क्या होता है। अब कह रहा अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ वर्ण में हमने पहले से ही आपको बताते चले आए हैं कि यह रल वह ये सभी अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब प्लस सभी स्वर, सभी स्वर का मतलब कि अ से ले करके अह तक जितने भी, यानी कि अंग और अह भी इसी में आ जाते हैं। अब आते हैं ये अल्प प्राण। अल्प प्राण में सभी स्वर आ गए, अंतस्थ वर्ण आ गए और इसके अलावा 1, 3, 5 वर्ग वाले व्यंजन आ गए। तो इसी को कहते हैं अल्प प्राण, यानी कि थोड़े थोड़े प्राण। यानी कि जैसे जब हमारी वायु निकलती है तो थोड़ी मात्रा में निकलती है, इसी को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब आते हैं इस महाप्राण की बात करते हैं। तो महाप्राण का मतलब होता है कि अधिक से अधिक, यानी कि अधिक से अधिक घर्षण लेकर के अधिक से अधिक वायु निकलती है, इसी को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में ये कौन कौन से आते हैं? तो 2 और 4 नंबर के वर्ण आते हैं। तो 2 और 4 नंबर के वर्ण कौन से हैं? ये दूसरे नंबर, यानी कि ख, छ, ठ, थ, फ, ये दूसरे नंबर वाले हैं। और चौथे नंबर वाले कौन से हैं? तो घ, झ, ढ, ध, ब, भ, ये हो गए चौथे नंबर के, यानी कि ये दूसरे वाले और ये चौथे वाले, ये क्या किस में आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा देखिए ऊष्म वर्ण, यानी कि तीनों स, तीनों जो स है और इसके अलावा जो है इसमें इसी के ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और ये ऊष्म वर्ण किस में आता है? महाप्राण में आता है। तो आप देखेंगे, या ऐसे अंगुलियों को आप रख लीजिएगा। अंगुलियों को जब आप रखेंगे, जैसे ये है क, ख, ग, घ, अंग, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे या ऐसे कर लेते हैं ऐसे, तो ये हो गया क वाला, ये हो गया ख वाला, ये हो गया ग वाला, ये हो गया घ वाला और ये हो गया अंग वाला। तो अब यहाँ पे ये जो क के नीचे जितने भी वर्ण हैं, तो ये क वाले वर्ण जितने भी हैं ये अल्प प्राण में आ गए। ये 3 वाले यानी माध्यिका वाले जितने भी हैं ये किस में आ गए? महाप्राण, अल्प प्राण में आ गए। ये 5वें वाले किस में आ गए? अल्प प्राण में आ गए। अब बचे कौन कौन से? ये दूसरे वाले बचे हैं और कौन से बचे हैं? ये चौथे वाले बचे हैं। तो यहाँ पे दूसरे वाले और चौथे वाले ये दोनों वर्ण। तो दूसरे वाले वर्ण कौन से हैं? यानी कि ख, छ, ठ, थ, फ, ये दूसरे वाले नंबर के हैं। और ये चौथे नंबर के कौन कौन से हैं? तो ये है घ, झ, ढ, ध, भ, ये हो गए चौथे नंबर के। तो ये किस में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। अब आते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में यानी कि जितने भी स हैं ये सभी स को लेकर के अब प्लस है, वो भी इसी ऊष्म में यही आता है। तो यानी कि जितने भी ऊष्म वर्ण हैं इनको लेंगे और दूसरे और चौथे वाले वर्ण को रखेंगे, तो ये कौन से आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये तो आपका जो है वर्णमाला से संबंधित पूरा हो गया। अब आते हैं इष्टरा में। इष्टरा में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन में देखिए ये छ, त्र, अज्ञा और श्रय ये आ जाते हैं। अब इनको जब हम तोड़ते हैं तो छ कैसे बनता है? क और ये स, षटकोण वाला स, इन दोनों को मिला करके तब ये छ बनता है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को मिला करके छ बनता है। उसी तरीके से अगर त्रय की बात करें तो त्रय वाला तय और रय को, अब देखिए इसमें ऑप्शन में ये दे देता है, ये जो ये आपका कामा लगा हुआ है यानी कि आपका जो हलंत है, इसको हलंत कहते हैं।
ये जो हलंत लगा हुआ है ये क के नीचे होना चाहिए और ये स खाली होना, यानी कि क ये आधा हो गया, आधा क और स पूरा हो गया। इन दोनों को मिलाकर के तब ये 6 का उच्चारण होता है। अब इसी प्रकार से ये त आधा हो गया और र पूरा हो गया, यानी कि त और र को मिलाकर के त्रय। आज्ञा अगर लिखना है तो जय और ये मिला करके तब आज्ञा होता है। इसी प्रकार से श्रय को देखें तो स और र को मिला करके श्रय हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद संयुक्त व्यंजन के बाद क्या होता है? एक्स्ट्रा चीज़ें आपका देखिए हमने लिख दिया है कि युग्मक, युग्मक या द्वित्व व्यंजन इसे कहते हैं। तो युग्मक या द्वित्व व्यंजन क्या होता है? तो युग्मक और द्वित्व व्यंजन में जैसे जब दो अक्षर, एक अक्षर आधी हो और एक अक्षर पूरी हो, तो इसी चीज को क्या कहेंगे? ये युग्मक या द्वित्व व्यंजन कहेंगे। जैसे उदाहरण में दिल्ली ले लीजिए, चक्की ले लीजिए, पन्नी ले लीजिए। पन्नी ये इसमें आधा न और न पूरा हो गया, पन्नी हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसका ये उदाहरण हो गया, यानी कि जहाँ पर दो अक्षर, देखिए आधा ल है पूरा ल है, आधा क है पूरा क है, आधा न है पूरा न है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर ये वर्ण आते हैं तो इनको क्या कहते हैं? युग्मक या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं अगला नंबर। आप देख रहे होंगे कि ये संपृक्त व्यंजन लिखा हुआ है, संपृक्त व्यंजन। तो संपृक्त व्यंजन क्या होता है? यानी कि जब एक अक्षर आधी हो और उसके बगल वाली अक्षर जब पूरी हो तो उसी को क्या कहते हैं? संपृक्त व्यंजन कहते हैं। बात आई समझ में? तो संपृक्त व्यंजन में जैसे संधि, तो देखिए आधा न लगा है और ये ध, तो ये अलग अलग अक्षरें हैं। जैसे इसमें क्या था कि ये दोनों अक्षरें एक ही थी, तो अब यहाँ पे दोनों अक्षरें अलग अलग हैं। बशर्ते बात क्या है कि इसमें आधा अक्षर एक है और दूसरा पूरी अक्षर है, तो यानी कि संधि हो गया, कंठ हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? संपृक्त व्यंजन कहते हैं। तो बात आ गई होगी समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या बताना है? अब देखिए, आप बात को ध्यान से समझ लीजिए। हम इसका हम याद करने का ट्रिक बता देते हैं। जैसे अगर आपको याद नहीं होता है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि याद नहीं होता है, तो इसके लिए आप ट्रिक देखिए। जैसे मान लीजिए इसको हम कह दें कि ये 1 3 5, यानी कि ये मान लेते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ये 3 5 मत करिए, यानी कि 3 5 किसी बात पर 3 5 ना करिए। तो इसमें क्या है? 3 5, यानी कि अल्प, अल्प मतलब होता है आधा। तो बात यूँ करें, कह दीजिए कि आधा, यानी कि अल्प प्राण, यानी कि आधा बोलिए। अल्प प्राण का मतलब आधा बोलिए, और इसमें 3 5 न करिए। आधा बोलिए, किसी के साथ 3 5 न करिए। और इसी में अंतस्थ, अंतस्थ माने होता है जिसमें आधा वर्ण ही बोला जाता हो, यानी कि आधा, अच्छा आधा जो है वायु निकलती हो, उसी को अंतस्थ वर्ण कहते हैं, जिसे आधा स्वर के अंतर्गत हमने बताया था कि ये आते हैं। तो ये हो गए, यानी कि अल्प प्राण का मतलब आधा बोलिए, यानी कि इसमें 3 5 न करिए। और महाप्राण का मतलब होता है कि 2 4, जैसे आप कह दीजिए कि अरे 2 4 लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा मटक रहे हैं, तो 2 4 का मतलब कि 2 4 लोग, तो 2 4 लोग आए हैं क्या करने? उसमें, वो यानी कि उसमें फैला रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें, उस वर्ण भी इसी में आते हैं। तो महाप्राण, यानी कि महाप्राण मतलब बहुत से लोग, 2 4 मिल करके बहुत से जो है प्राण लेकर के आए हैं, यानी कि ये आप कह सकते हैं महा मतलब अधिक बोल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं 2 4 लोग आए हैं लेकिन बहुत बोल रहे हैं, तो ये हो गया महाप्राण के अंतर्गत। ठीक, अब इसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन को बताया कि 6 किससे बनता है? क और स से मिल करके 6 बनता है। इसके अलावा हमने बताया त्रय, यानी कि त और र से मिल करके त्रय बनता है। आज्ञा को हमने बताया जय और य से मिल करके आज्ञा बनता है। श्रय को हमने बताया स और र मिल करके श्रय बनता है। युग्मक और द्वित्व व्यंजन क्या है? दिल्ली और चक्की पन्नी। इस तरह से अगर 2 व्यंजन आपस में, एक आधा और एक पूरा व्यंजन मिलते हैं तो इसी को द्वित्व व्यंजन या युग्मक व्यंजन कहते हैं।
इसके अलावा संपृक्त व्यंजन जैसे संधि कंठ है, ये सब हैं, ये संपृक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इसी में हमको और भी आपको बताना है, क्या बताना है, तो इसके बारे में हम यहाँ बता देते हैं आपको क्या बताना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। क्या बताना है, देखिए आगे बताना है अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन भी होता है, तो अनुनासिक के अंतर्गत क्या बताना है। तो अनुनासिक व्यंजन आप जानते ही होंगे कि अनुनासिक व्यंजन क्या होता है। तो अनुनासिक का मतलब ये होता है कि जिस व्यंजन के ऊपर ऐसे मात्रा लगा हो, ये मात्रा लगा हो, उसी को क्या कहते हैं, अनुनासिक। जैसे चाँद हम लिखते हैं ना, चाँद, तो चाँद पे ऐसे होता है, चाँद, चाँद हो गया, ये अनुनासिक व्यंजन हो गए। यानी कि जिस व्यंजन पर ये प्रकार की मात्रा, चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी कह मात्रा कह सकते हैं। या गांव, गांव आप लिखते हैं ना, गांव लिखते हैं, तो गांव ऐसे लिखते हैं, फिर इस पे चंद्रबिंदी लगा देते हैं, ये हो गया गांव। तो इसी को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, अनुनासिक। अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे ये चांद बिंदी जिस पे लग जाती है, उसी को अनुनासिक व्यंजन या चंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, यानी कि इसको अगर हम क्रमांक में लेते हैं तो 8 नंबर का ये बात हो गया। अब 10वां नंबर हम यहाँ पे आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पे जगह बनी हुई है, तो यहाँ पे हम आपको 10वें नंबर पे बता देते हैं क्या होता है। ये 10वां नंबर होता है चंद्र। चंद्र को क्या कहते हैं, इसी को आप आगत वर्ण भी कहते हैं, आगत, चंद्र या आगत। ये क्या होता है, तो जहाँ पर इस तरह बना होता है आ, इसी को आगत कहते हैं, आगत। चलिए यहाँ पे इसका उदाहरण हम लिखते हैं, आगत कैसे होता है। जैसे नॉलेज है, नॉलेज, नॉलेज आप लिखते हैं नॉलेज, तो यहाँ पे ना पे ऐसे लगा दिया जाता है, केवल चंद्र बिंदु नहीं, इस तरह से बिंदु नहीं लगाते हैं, केवल इस प्रकार से लिखते हैं नॉलेज। या डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, ऐसे लिखते हैं। और इस पे इस तरह का जो है एक बिंदु मात्रा लगा देते हैं या एक बिंदु लगा देते हैं, इस प्रकार से, तो ये हो जाता है डॉक्टर। इसको पढ़ते हैं डॉक्टर, इसको नॉलेज है ना, तो ये कौन सा है, आ, यानी कि इसको आगत कहते हैं। बात आई समझ में, ये आगत हो गया। अब इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा क्या बताना है, तो ये मान लीजिए 10वां नंबर का हो गया। ये 11वीं बात हमको क्या बतानी है, 11वीं बात में देख लीजिए, जैसे ये रेफ होता है, रेफ, रेफ के बारे में हम आपको बता दें। रेफ क्या होता है, तो रेफ के बारे में जैसे कोई भी अंक आप लिखते हैं, ऊपर ऐसे र बना देते हैं। जैसे लिखते हैं फर्ज, फर्ज, या मर्ज, मर्ज, कर्ज, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये सभी क्या हैं, ये जो ऊपर मात्रा लगा हुआ है, ये सभी पर कर्ज, मर्ज या फर्ज, यानी कि यह जो रेफ है, इसको रेफ कहते हैं। ये जो मात्रा लगाते हैं ना, र का आधा अक्षर र, जो आधा अक्षर र लिखते हैं, तो इस आधे अक्षर र को क्या कहते हैं। जैसे वर्ण, वर्ण अभी अभी यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए वर्ण ऐसे लिखते हैं ना, ये वर्ण, तो ये जो आधा र यहाँ पे लगाया जाता है, इस आधा र को क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। तो इसमें अब वो आपसे पूछा क्या जाता है, इसके बारे में सुन लीजिए। आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे चाँद ये लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी मात्रा का यूज हुआ है, या कौन सा इसको नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, या ऐसे जो है बना दिया गया, या सबको ऐसे लिख दिया गया और पूछ दिया गया इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, तो ये कौन सा मात्रा है, रेफ का है, इसको रेफ कहते हैं, रेफ है। अब आते हैं, यानी कि हमने आपको 11 चीज़ों के माध्यम से, यानी कि 11 हेडिंग के माध्यम से आपको हमने ये वर्णमाला समाप्त किया। आज ये हमारा लास्ट वर्णमाला था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें,
और अगर इसमें कोई भी बात आपको पसंद नहीं आई है तो उसको आप कृपया जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, या इसमें अगर कोई पॉइंट छूटा है तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि आपने ये चीज़ें छोड़ दिया है। वैसे हमारे समझ से तो आज तक ऐसा कोई वर्णमाला आप पढ़े नहीं होंगे जिसमें संपूर्ण वर्णमाला आपको पढ़ाया गया होगा। और इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी कैटेगरी का एग्ज़ाम हो, छोटे से लेकर के बड़े तक का एग्ज़ाम हो, आपका ये जितना भी वर्णमाला हमने पढ़ाया है इससे बाहर कहीं क्वेश्चन बनता नहीं है। आप मेरा पूरा वर्णमाला देख लीजिए, टोटल जो है नोट बना लीजिए, नोट्स को आप एक बार दोहरा करके जाइए, टोटल आप जो है एग्ज़ाम पूरा फाइनल करके आएंगे जितने भी वर्णमाला से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप हमसे जो भी टॉपिक पढ़ना चाहें वो आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं, कमेंट द्वारा लिख सकते हैं, वो टॉपिक हम चालू करेंगे। और अगर नहीं कमेंट करते हैं तो हम अपने हिसाब से रस छंद अलंकार जो है ये विचार में है चालू करने का, तो उसको हम चालू कर रहे हैं। और धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। अगर आज तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।